हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमने क्रमबद्ध तरीके से तैयारी की क्योंकि मुझे कुछ आप सबसे बहुत सारी चीजें शेयर करनी थी। एग्जाम के 5 दिन बचे हुए हैं, बहुत सारी सावधानियां हैं रखनी है। आप सब लोगों को बहुत मेहनत की है, हम सब ने मिलकर, आप सब ने बहुत मेहनत की है, इसका परिणाम भी आपको मिलेगा। लेकिन कुछ सावधानियां उसमें विशेष रूप से रखनी है, इसलिए एक लाइव क्लास मैंने अरेंज की थी। खैर नेटवर्क की वजह से वहां हम टेस्ट नहीं ले पाए। अभी हम फटाफट इस वीडियो में जो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करते हैं। एक और वीडियो में मैं आपसे विशेष रूप से वो रणनीति शेयर करूंगा कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है, तुक्का कैसे मारना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। चलिए, बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूं मैं आपका, पहले ही शुरू करते हैं टेस्ट। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आप लोग पहले ही लगा चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी उनको रिपीट कर रहा हूं कि अगर कुछ लोगों ने नहीं लगाया हो तो 5 मिनट में मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? इसका आंसर है केसीन प्रोटीन जो है वो दूध में पाई जाती है। ये जो टेस्ट पेपर है ये सुबह आपको 10 बजे मिल जाएगा। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रोज अब 5 दिन तक हम टेलीग्राम चैनल पर एमसीक्यूज आपको दिया करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस इस माध्यम से हो जाए, हमें क्वेश्चन मिलने की प्रैक्टिस 10 बजे हो जाए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्था है जो इस राज्य में स्थित है। आप सबको याद हो कि पोषण संस्थान वाला जो अनुसंधान है वो कहां पर स्थित है। आप सबको याद होना चाहिए कि वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां है? आंध्र प्रदेश में। क्योंकि ये क्वेश्चन 20 तक मैं करवा चुका हूं इसलिए फटाफट कर रहा हूं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? मैंने पिछले वीडियो में गलती से महाराष्ट्र मुंबई बता दिया था, उसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। वो बेंगलोर कर्नाटक में है, मेरी गलती थी वो। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है वो देहरादून में है। याद कैसे रखते हैं कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है? हमारी जो देह है उसको पेट्रोल से जला दो तो पेट्रोलियम संस्थान देह से याद हो जाएगा। सतत विकास की अवधारणा किसने दी थी? बर्टलैंड आयोग ने 1987 में दी थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2020-30 में क्या निर्धारित नहीं है? गरीबी के साथ सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना, सतत उत्पादन और उपयोग। इसका आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि सारी चीजें सुनिश्चित करना 17 लक्ष्यों में निर्धारित किया जा चुका है। भारत में पहला जैवमंडलीय क्षेत्र कौन सा था? जो पहला जैवमंडलीय क्षेत्र था वो नीलगिरी था। 1986 में घोषित किया गया था। नीलगिरी के बाद नंदा देवी, फिर नोकरेक, तीनों एक साथ में, लेकिन दोनों 1988 में है। नीलगिरी, नंदा देवी और नोकरेक। मानव शरीर का कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है? एमाइलेज जो होता है वो भारत मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। मानव शरीर के किस अंग के शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहते हैं भैया? यकृत को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। और आगे बढ़ते हैं। कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। किस चीज का बना होता है? स्टार्च का। विद्युत संयंत्रों में कोयले दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रमुख रासायनिक तत्व, याद रखना कोयले के दहन से केवल सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, बाकी सब चीजें गौण होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न बात है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? शरीर में ऊतक का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा रोगी सिकल सेल संकट विकसित होने के जोखिम को बढ़ा सकता है? तो आंसर होगा संक्रमण। याद रखिएगा, रक्त अल्पता भी आंसर हो सकता है। ये दोनों इसके आंसर हैं। किस स्थिति में क्या करना है बता चुका हूं आप लोगों को। एडवर्ड जेनर ने किस टीके का आविष्कार किया था? एडवर्ड जेनर ने 17वीं शताब्दी में चेचक के टीके का आविष्कार कर दिया था। निम्नलिखित में से कमी एनीमिया रोग हो जाता है किसकी कमी से? एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। और आगे बढ़ते हैं। शरीर में हार्मोन का संचरण किनसे होता है? हार्मोन का संचरण जो है वो रक्त से होता है, लेकिन कुछ एक दो छोटे छोटे हार्मोन है वो जो लिम्फ से भी होते हैं। तो आंसर आपको करना है रक्त और लिम्फ दोनों से। कब भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम लॉन्च किया? 1952 में भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम लॉन्च किया था। धुआं, राख, धूल, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब प्राथमिक प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक में अंतर आप लोगों को याद होगा। प्राथमिक वे जो सीधे प्रदूषण करते हैं,
द्वितीयक वे जो किसी और चीज से क्रिया करके प्रदूषण फैलाते हैं वे द्वितीयक हो जाते हैं। आगे, भारत में एकीकृत बाल सेवाएं अर्थात आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब आई? 1975 में आई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। एनएफएसएच नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। आगे बढ़ते हैं। बाल पोषण स्थिति के 3 मनोवैज्ञानिक संकेतक कौन से हैं? स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट, ये तीनों इसके संकेतक होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कमी विटामिन B5 और B3 में होती है? तो B5 और B3 जो है उसमें पेलाग्रा है। पेलाग्रा जो है इस रोग की का कारण होता है। यहां तक के सारे प्रश्न हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सूचकांक प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार में महिलाओं की हानि को दर्शाता है? जो GII जो इंडेक्स होता है, स्पेशली है GII इंडेक्स। मैं नहीं बता रहा हूं, इसका फुल फॉर्म गूगल पर सर्च करना, तब भी बोला था। वृद्धावस्था में फ्रैक्चर का मुख्य कारण क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस नाम का जो रोग है वो वृद्धावस्था में फ्रैक्चर का कारण बनता है। ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता कौन कौन से हैं? आपको याद रखना है कि ग्रामीण स्तर के जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, जो ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता है उसमें AWW, आशा, दाई और VHG, ये चारों चीजें शामिल हैं। इन चारों को याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो याद कर लेना, अभी एक एग्जाम में पूछा है, सेम मैंने डाल दिया यहाँ। भारत में बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम कब बने थे? भारत में बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसके अपशिष्ट प्रबंधन नियम जो है वो 28 जुलाई 1988 को बनाए गए थे। अगला, जब हम सतत विकास के 3 स्तंभों में केवल 2 ही पूरा करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होता है? सतत विकास के 3 कौन कौन से लक्ष्य होते हैं? सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय। तो अब ध्यान से सुनना। आर्थिक पर्यावरणीय का व्यवहार, सामाजिक पर्यावरणीय में सहनीयता, सामाजिक आर्थिक में न्याय संगत। तो उपरोक्त तीनों आंसर सही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपके 3 उद्देश्य होते हैं सतत विकास के, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय, और तीनों यहाँ शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास संयुक्त राष्ट्र आयोग की शुरुआत कब? ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया कि आयोग कब बनाया गया था? आयोग 1992 में बनाया गया था। कब बनाया गया था सतत विकास के लिए आयोग, या संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास आयोग? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि SDG हमारे सिलेबस में 2 स्थानों पर है। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास की दिशा में पहला कदम उठाया गया। सतत विकास की दिशा में पहला कदम जो है वो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में उठाया गया था। एजेंडा 21 का समन्वयी है। एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के गैर आधिकारिक और स्वैच्छिक स्वरूप से क्रियान्वित है। अगला, यह जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के 20 विकासशील देशों के बीच, तो 20 थोड़ी ना है, ये तो बहुत सारे हैं। यह दुनिया के 7 विकासशील देशों का एक मुक्त व्यापार समझौता है। इनमें से कोई नहीं, तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्थिरता में प्राथमिक लक्ष्य। स्थिरता के प्राथमिक लक्ष्य क्या है भैया? स्थिरता के प्राथमिक लक्ष्य बताइएगा जल्दी जल्दी से। गरीबी और भूखमरी का अंत, ये स्थिरता का प्राथमिक लक्ष्य है क्या? स्थिति की देखभाल और बेहतर मानक, लैंगिक असमानता, नौकरियों और मजबूत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये कहीं से भी इसका आंसर नहीं है। चौथा ऑप्शन जो है वो नौकरियों और मजबूत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए सतत आर्थिक विकास। तो सतत आर्थिक विकास अगर इसमें नहीं लिखा होता, इसमें अगर ये शब्द नहीं लिखा होता तो फिर ये ऑप्शन गलत हो जाता, लेकिन क्योंकि इसमें सतत विकास डाल दिया है इसलिए ये अर्थव्यवस्था वाला पॉइंट शामिल करना है, नहीं तो अर्थव्यवस्था कभी शामिल नहीं होती है स्थिरता में, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण उपयोग होता है? फटाफट बताइए। जल प्रदूषण को कैसे मापते हैं? तो BOD से नापते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से। आप लोगों को बता चुका हूं मैं 7वीं यूनिट के चैप्टर में। पर्यावरण पारिस्थितिक का जैविक घटक कौन सा है? जैविक घटक का अर्थ क्या होता है? जो जिंदा हो। कौन सी चीज जिंदी है इसमें? मृदा जिंदी है क्या? नहीं। जल जिंदा है क्या? नहीं। वायु जिंदी है क्या? नहीं। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं कॉस्कोग्राफ के माध्यम से जांच करके बता चुके हैं कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं, जिंदा है, उनमें वृद्धि होती है। उस वैज्ञानिक का नाम आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। जेसी बोस तो नहीं है। जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किस फंड को बनाया गया है? याद रखिएगा, ग्रीन क्लाइमेट फंड नाम का फंड जो है वो जलवायु परिवर्तन से ग्रसित देशों के लिए बनाया गया है।
गिद्ध किस वर्ग में आता है? बताइए, गिद्ध किस वर्ग में आता है? गिद्ध जो उड़ते हैं, हमने जो खाद्य श्रृंखला पढ़ी है उसमें गिद्ध की बात हो रही है। सबसे पहले घास, घास खाएगा टिड्डा, टिड्डे को खाएगा चूहा, चूहे को खाएगा सांप, सांप को कौन खाएगा? सांप को खाएगा गिद्ध। तो फिर गिद्ध कहाँ आ गए? गिद्ध जो है वो तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएंगे। कहाँ आ जाते हैं? तृतीयक उपभोक्ता में। और आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर पर प्रवाहित होती है? उच्च स्तर से अति उच्च स्तर पर, उच्च स्तर से निम्न स्तर पर। तो पहला जो आंसर है वो सही होगा, उच्च से निम्न की ओर हमेशा ये पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। मीथेन को कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तो ए और सी दोनों आंसर आपके सही होंगे। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है? जैव अपघटनीय प्रदूषक मतलब जो जीवों के माध्यम से खंडित किया जा सके, तोड़ करके मिट्टी में मिलाया जा सके। तो केवल सीवेज जो होता है, हमारा जो मल जल है, वो सब केवल अपशिष्ट होता है, जैव अपघटनीय। एस्बेस्टॉस नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, पॉलीथीन नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? भैया, ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से कौन सी चीज घुल जाती है हमारे ब्लड में? जल्दी से बताइए। हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि सिगरेट से भी निकलता है, तो ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये रक्त से ज्यादा स्पीड से घुल जाता है, इसीलिए इसको सूंघने के बाद सीधे बेहोशी होती है इंसान को। कौन सा प्रदूषक? ये लिखा हुआ है, कौन सा प्रदूषक नॉक नी सिंड्रोम, नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? बताइए जल्दी से कि नॉक नी सिंड्रोम किस प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? तो नॉक नी सिंड्रोम जो है फ्लोराइड के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि पारे से तो मिनीमाता रोग होता है, आपको याद है। आर्सेनिक से क्या होता है? आर्सेनिक से ब्लैक फुट नाम का रोग होता है, और कैडमियम से इटाई रोग हो जाता है। तो ये तीनों का तो हमें याद था, मुझे भी इसका आंसर असली में याद नहीं था, लेकिन बाकी के 3 आंसर याद थे, तो इलिमिनेशन से क्वेश्चन सही हो गया। आगे, अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कौन सा है? अधिकतर लोग इसका आंसर हैदराबाद कर लेंगे, तो यहां ध्यान से सुन लेना, उसने क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय सुनामी केंद्र पूछा है, इसका आंसर होगा होनोलुलु। यही समस्या बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होती है। जब हमने एमसीक्यू सीरीज शुरू की, 500 एमसीक्यू कराते थे, तो मैं मानता हूं कि हमारे टीचरों से, मुझसे 1, 2, 4 क्वेश्चन गलत हुए होंगे, लेकिन जो बच्चे टेस्ट सीरीज देते हैं वो बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और अपनी समझदारी दिखाते हैं, ढंग से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, और वो सोच लेते हैं कि सर ने गलत पढ़ा दिया, और फिर कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत सारे आंसर गलत कराते हैं। एक बच्ची ने कमेंट किया था एक वीडियो पर कि सर आपने बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए, तो मैंने उससे पूछा कि कौन सा गलत है। उसे 1 से लेकर 126वें क्वेश्चन तक कोई आंसर गलत नहीं दिखा, पहला नंबर उसने 126 बताया। अब 126 नंबर का अगर पहला प्रश्न गलत हुआ है, तो आप समझ सकते हैं 100 में से 1-2 क्वेश्चन गलती से, हम भी मानव ही तो हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हवा किस गति से चलती है? तो तूफान को सुपर साइक्लोन कहा जाता है। देखो, 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा स्पीड से अगर वो चलेगी तो उसे सुपर साइक्लोन कहा जाएगा। भारत में कुल बाढ़ संभावित क्षेत्र कौन सा कितना है? भारत में बाढ़ जो है वो 12 बजाती है, क्या कर देती है? 12 बजा देती है, बाढ़ आती है। तो 12% क्षेत्र जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव पेट में मौजूद नहीं है? मानव पेट में कौन सी चीज मौजूद नहीं होती है? जल्दी से फटाफट बताइए कि मानव के पेट में ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं मौजूद होती है। देखो, ये जो बलगम है ना, ये हमारी सर्दी वर्दी जब हमें हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो फेफड़ों में होता है। कहाँ होता है? एक तो नासिका ग्रंथि में होता है और फेफड़ों में होता है। तो पेट में कहां से होगा? तो पेट में नहीं होता है। हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? देखो, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई जो होती है ना, न्यूरॉन होती है। क्या होती है? अब देखो, मैंने ही गलती से न्यूट्रॉन पे लगा दिया था निशान, लेकिन फिर थोड़ा देखा तो न्यूरॉन है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी हम भी गलतियां कर देते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम भी एक बहुत सामान्य से प्राणी हैं, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो आपको वो गलतियां हमसे पूछनी चाहिए कि सर ये क्या है, इसका सही आंसर बताइए, मुझे डाउट है। अगर वो गलत होगा तो मैं अपनी गलती स्वीकार करके आगे बढ़ूंगा, आप में सुधार करूंगा, और नहीं होगा तो जबरदस्ती कमेंट करने की क्या ही जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मानव को अंतरिक्ष में भेजने का भारत में महत्वाकांक्षी मिशन का नाम क्या है? मानव को अंतरिक्ष में भेजने के लिए हमने गगनयान का प्लान बनाया है भैया, गगनयान 2024 है, याद रखिएगा। उस धातु का नाम बताइए जो साधारण चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तो कौन सी चीज जो है वो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है? हमारा जो सोडियम नाम का धातु है वो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सबसे मुलायम धातु होता है। आम का वैज्ञानिक नाम आप सबको पता है, मैग्नीफेरा इंडिका होता है। क्या नाम है? मैग्नीफेरा इंडिका। मैंगो भी बोलते हैं तो मैंगो फॉर इंडिया। हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया इनसेट 3DS जो उपग्रह है वो किस चीज के लिए है? आपको सबको याद होना चाहिए कि ये एक मौसम विज्ञान उपग्रह है। क्या है ये? इनसेट 3D मौसम विज्ञान उपग्रह है। इसी तरीके से फटाफट आंसर करते रहिए, जल्दी जल्दी हमें आंसर करना है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। मगर मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है तो आप इसको थोड़ा सा धीरे कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। भारत के किस स्थायी विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारतीय स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित है? आप सबको पता है कि SDG 6 जो है वो स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित गोल है हमारा। आगे बढ़ते हैं। भारत के कौन से क्षेत्र में संयुक्त रूप से लक्षित किया गया कि वहां लिंग समानता को हासिल करने में सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है? जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्थायी सतत विकास लक्ष्य को दर्शाया। देखो आप सबको याद रखना है, भारत में ये जो रोजगार की समस्या इसलिए लैंगिक भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, या लैंगिक भेदभाव का मूल कारण जो है वो महिलाओं का आर्थिक रूप से कमजोर होना बताया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना वातावरण स्थिरता के विभिन्न पहलुओं में सम्मान करती है। कौन सा इसमें शामिल नहीं है? देखो हमारे यहाँ 2008 में 8 मिशन चलाए गए थे, उसमें सौर मिशन भी है, जल मिशन भी है और जल संरक्षण मिशन भी है। ये परमाणु ऊर्जा मिशन हमने कभी नहीं चलाया, तो ये उसका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ये मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा उच्च क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र नहीं है? देखो हमारा जो भारत है इसका जो हिमालय वाला हिस्सा है, क्योंकि वो हिमालय वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है, वो खिसक रहा है, फिसल रहा है, तो ये वाले क्षेत्र पूरा भूकंप का उच्च क्षेत्र है। और यहीं पे उत्तराखंड पड़ता है, यहीं पर कच्छ पड़ता है और यहीं पर क्या पड़ता है? हिमाचल प्रदेश पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक, इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या होता है? जीवाश्म ईंधन के जलने से ध्रुवीय बर्फ पिघलती है, ओजोन परत का क्षरण होता है और ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। तो ए और बी जो है वो दोनों सही है, लेकिन ये जो ओजोन परत का क्षरण है ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम सबने 8वीं क्लास में पढ़ लिया था कि ओजोन परत का क्षरण जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। किससे होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। इसके अलावा किसी चीज से ओजोन क्षरण तो नहीं होता है। तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कॉन्स्टिलेशन ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? ये इसी की वजह से मैंने एक क्वेश्चन गलत किया था। फटाफट बताइए कहां पर है? तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है ये? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कौन सा उपग्रह इंडियन फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेशन के रूप में समर्पित है? इनमें से कौन सा एक ऐसा उपग्रह है जो हमारे ऐसे उपग्रह के रूप में समर्पित है? कौन से फर्स्ट वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेशन के रूप में? याद रखना है एस्ट्रोस्टेट जो हमारा उपग्रह है वो इस कार्य के लिए समर्पित है। स्वास्थ्य लाभ के लिए IARI वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सरसों की नई किस्म का नाम क्या है? सरसों की जो नई किस्म है उसका नाम PM30 रखा गया। क्या रखा है? PM30 रखा गया, याद रखना। DRDO एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज किस शहर के पास स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुझे अच्छा इंपॉर्टेंट लग रहा है। एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज कहां पर है? फटाफट आप लोग आंसर करके बताइए कि कहां पर है एरोनॉटिक्स जो टेस्ट रेंज है वो कहां है? याद रखना है चित्रदुर्ग में। कहां पर है? चित्रदुर्ग में है ये एरोनॉटिक्स स्पेस टेस्ट रेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन उत्कर्ष निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? अभी हमने कुछ दिन पहले एक बीमारी का नाम सुना, मिशन उत्कर्ष उसी से संबंधित है। आप लोगों को आंसर करना है। देखो हमारे प्रधानमंत्री ने आकर के हमारे यहाँ उसका उद्घाटन भी किया एक बीमारी का, तो सिकल सेल एनीमिया थी, लेकिन यहाँ आंसर आपको एनीमिया याद करना है। एनीमिया मतलब रक्त अल्पता वाला जो एनीमिया होता है उससे संबंधित है ये मिशन उत्कर्ष। हमें अपने आप में उत्कर्ष पर ले जाना है एनीमिया को। CV रमन निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए? और बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन जनरली हमें देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में।
जो सीवी रमन है उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन पर कार्य किया था, स्पेक्ट्रम थ्योरी दी उन्होंने, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने यूएनओ द्वारा निर्धारित 17 एसडीजी में से 13 को शामिल करते हुए एसडीजी इंडेक्स जो है वो शामिल किया, लागू किया या जारी किया। यूएनओ ने निम्नलिखित एसडीजी लक्ष्य में से कौन सा एसडीजी इंडेक्स में छूट गया, कौन सी चीज हमने छोड़ दी थी, फटाफट बताइए कौन सा एसडीजे का जो लक्ष्य है वो हमने छोड़ा था। थोड़ा अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। देखो कौन सा है, 5 तो हम पढ़े हैं, 9 पढ़े हैं, 7 पढ़े हैं, जो 12 है हमने छोड़ा हुआ है, 12 हमने छोड़ा, और एक और लक्ष्य छोड़ा है, वो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा एक और लक्ष्य छोड़ा है। अल्फा कैरेटीन एक प्रोटीन है, ये कहां पाया जाता है? देखो अल्फा कैरेटीन जो है वो बालों में पाया जाता है। अब यहाँ ऑप्शन क्या है, रक्त में उपस्थित होता है, त्वचा में, ऊन में। असली में वो हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऊन भी तो बाल ही है, किसके? भेड़ के। तो भेड़ और ऊन के बाल ये एक ही होता है, इसलिए बाल में अल्फा कैरोटीन पाया जाता होता है ना। बहुत सारी लड़कियां तो लगाती भी होंगी अल्फा कैरोटीन की कैप्सूल अपने सर में, वो वही है वो। आगे बढ़ते हैं। राज्यों के साथ मिलकर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन शुरू करने के लिए भारत सरकार की एक पहल, साथ में एस का क्या मतलब है? बहुत अच्छा आंसर क्वेश्चन है ये कि एस का क्या मतलब है भैया। तो एस का ना मतलब है टिकाऊ, सस्टेनेबल। क्या आंसर होगा? सस्टेनेबल, एस फॉर सस्टेनेबल। अब आप इस एस साथ जो शब्द है इस पूरे का आंसर कमेंट करके बताने वाले हैं कि क्या होता है साथ का अर्थ, मिशन का अर्थ ही क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पेलाग्रा रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये हमें पता है कि B3 और B5 से होता है। अब उसका वैज्ञानिक नाम अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। फटाफट बताइए। जो B5 होता है, उस B3 होता है, उसे नियासिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटाथेनिक अम्ल और नियासिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नियासिन। थाइमिन B2 को कहते हैं। कैल्सिफेरॉल किसे कहते हैं? C को। और टोको राइबोफ्लेविनॉन, ये आप कमेंट करके बताइएगा किसे कहते हैं। डेंगू किसके कारण होता है? देखो बच्चों, अगर आपको याद नहीं है रोग, तो मैंने बहुत छोटे छोटे से शॉर्ट्स बना रखे हैं। जितने भी रोग हैं, जीवाणु याद कराने के लिए, विषाणु याद कराने के लिए, सारे रोग याद कराने के लिए शॉर्ट बना रखे हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है तो बता देना, फिर एक बार बना दूंगा, लेकिन ये याद करके जाना, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा। तो डेंगू क्या है? डेंगू जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है, प्रदूषण से होता है। तो अगर नहीं याद है तो कैसे आंसर करोगे भैया? तो नहीं याद है तो फिर हम क्या करते हैं, कवक से तो नहीं होता है, जीवाणु से भी नहीं होता। अब जीवाणु और विषाणु दोनों में से एक तुक्का मार के आएंगे, तो फिर जल्दी से तुक्का मार दो, क्या होगा? जीवाणु विषाणु की जगह विषाणु आंसर होगा। डेंगू विषाणु से होता है। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरेथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका क्या कारण होता है? तो हम जब रक्त पढ़ते हैं उसमें ऐसा एक क्वेश्चन हमको पढ़ने में आता है, फटाफट आंसर कर दीजिए कि कौन से कारण से हमारे शरीर में ऐसा थक्का जो है वो जम जाता है। शरीर में कौन सी चीज से ऐसा थक्का जम जाता है? तो शरीर में जो थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होता है वो पिता का RH पॉजिटिव हो जाना और माता का RH नेगेटिव हो जाना, ये इसका बेसिक रीजन होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान कहां पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन होते हैं ऐसे, जो रोग से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको याद रखने। एग्जाम में एक प्रश्न रोग से जरूर आएगा। तो हमारे यहाँ जो संचारी रोग संस्थान है वो कहां पर है? संचारी रोग संस्थान याद रखना दिल्ली में बनाया गया है। कहां बनाया गया है? आप कमेंट करके बनाएंगे हमारे यहाँ संचारी रोग के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम कब बनाया गया था? वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम। क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना के तहत लक्ष्य में प्रतिवर्ष कितने रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज दिया जाता है? 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज दिया जाता है, सबको सामान्यतः याद है ये। घात करो या छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? बहुत एक फेमस विषाणु है जिसको हम कहते हैं घात करो या छिप जाओ। तो जब आप उसका टेस्ट भी करते हैं तो वो बहुत साल तक आपको दिखाई नहीं देता, टेस्ट करते रहो वो आएगा ही नहीं। तो RSV विषाणु जो होता है वो घात करो और छिप जाओ के उपनाम से जाना जाता है। वो हमारे ऊपर वार करता है और फिर शरीर में छिप जाता है, फिर निष्क्रिय हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो इससे कोई ना कोई सा एक रोग होता होगा सुअरों की वजह से। तो वो कौन सा रोग है ये पूछा जा रहा है। तो ये जो जापानी इंसेफेलाइटिस नाम का रोग है सुअर के माध्यम से फैलता है, आपको याद रखना है। इसलिए सुअर को मानव के रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखा जाता है ताकि सुअर में की वजह से हमें
जापानी इंसेफेलाइटिस ना हो। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन के लिए, रक्त के स्कंदन में कार्य करता है या स्कंदन का कार्य करता है? फटाफट आंसर कीजिए कि इस रक्त के स्कंदन का कार्य कौन सा करता है। एक बहुत अच्छा विटामिन है जो सूर्य के कारण हमारे शरीर में प्रसारित होता है, तो विटामिन के आंसर करना है आपको। रक्त के स्कंदन के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है, नहीं तो फिर शरीर में जोड़ों में दर्द होता है। निम्नलिखित में से अनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? हमारे शरीर में एक ऐसा रोग है जो यौन संबंधित है, फटाफट बताइए। हीमोफीलिया, टी सेक्टस, सिस्टिस फाइब्रोसिस और हाइपरटेंशन। तो देखो हाइपरटेंशन तो जो है वो अनुवांशिक यौन संबंधित नहीं होगी। एलिमिनेशन प्रोसेस लगा लीजिए, ज्यादा आसानी से आंसर हो जाएगा। जो हीमोफीलिया आंसर है ये इसका आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया जो है वो यौन संबंधित रोग है, आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में मैं स्वयं भी कंफ्यूज रहा, लेकिन जब मैंने सोचा तो फिर मुझे समझ में आया कि ये जो हीमोफीलिया रोग है ये जनरली होता तो पुरुषों में है। किसमें होता है? पुरुषों में। ये है तो अनुवांशिक। पहली बात तो कि इन चार में से कौन से अनुवांशिक है, तो अनुवांशिक निकाला हमने तो फिर पता चला कि हीमोफीलिया है, और फिर पता चला कि पुरुषों में होता है लेकिन महिलाएं इसकी वाहक होती हैं, तब जाके पता चला कि ये यौन संबंधित रोग है और इसी को आंसर करना है, नहीं तो फिर हम कंफ्यूज होते रहते हैं। हाइपरटेंशन तो अनुवांशिक रोग नहीं है और इससे भी होता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? अब चार ऑप्शन दे दिए हैं, कौन सा एक ऑप्शन जो है वो इसका सही है कि कौन सा एक जो रोग है वो अनुवांशिक रोग नहीं होता है। डाउन सिंड्रोम होता है, हीमोफीलिया अब भी हमने देख लिया, दात्र कोशिका अरक्तकता ये होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये वाला जो रोग है ये अनुवांशिक नहीं है, याद रखिएगा। डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम दोनों होते हैं, दात्र कोशिका अरक्तकता भी है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। देखो ऐसे क्वेश्चन आजकल पीएससी पूछने लगा है, थोड़ा हिंदी भरे क्वेश्चन है ना, इनको हिंदी भरे क्वेश्चन कहते हैं। हर जर्म का, दुर्बल जर्मों का क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है समझो, कि जो वो चेचक का टीका बनाया जाता है वो जीवाणुओं विषाणुओं को मार करके बना लिया जाता है, कमजोर से बनाया जाता है। कोविड में हमने एक क्वेश्चन सुन रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन हमसे आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो याद रखना कोई भी जो टीका होता है जनरली वो दुर्बल जो जर्म होते हैं, दुर्बल जो विषाणु या जीवाणु होते हैं उनसे बनाया जाता है। कोविड के भी आधे टीके इसी पर आधारित है। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो अभी आजकल बहुत सारे रोग होने लगे, मोटापा इसी के कारण होता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या है? जंतु वसा है। वो क्या है? हमारे शरीर में पेट मोटा हो जाता है तो वो वसा है, उपस्थित वसीय एल्कोहल, ये याद रखना, जंतु वसा, ये इसका आंसर होगा। विटामिन ई जो है कि विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, या विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? जल्दी से आंसर को। विटामिन ई से क्या होता है हमारे शरीर में? विटामिन ई से हमारे शरीर में कुछ एक खास कार्य होता है। कौन सा कार्य होता है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया। क्या होती है? लिंग ग्रंथियों की। दांत का तो सीधे हमें पता है, दांत का तो जो है अम्लों से, सी से है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय का कोई मतलब नहीं है। उपकला उत्तकों के समन्वय, ये आंसर नहीं होगा। लिंग ग्रंथियां जो हमारे शरीर में होती है वो विटामिन ई से, आपने सुना होगा विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है, तो वो इसी टाइप का जोड़ करके मैंने आपको आंसर किया है। मछलियों के यकृत में, यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों को, बहुत सारे मछलियों से एक विशेष प्रकार का तेल निकाला जाता है, वो हमारे कुपोषण को भी दूर करता है और बहुत सारी बीमारियों को भी दूर करता है। तो ये जो यकृत से तेल निकाला जाता है ये कौन सी चीज को दूर, कौन सी कमी को दूर करने के लिए होता है? आपका ऑप्शन डी होगा, विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए जो है ये तेल काम में आता है, याद रखिएगा। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? कि सर्जन अब इसका पहले तो आप डी को क्या कहते हैं? हम डी का कैल्सीफेरॉल नाम होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, इसे कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। तो उसका आंसर भी कैल्सीफेरॉल ही होगा। असली में उसका वैज्ञानिक नाम ही उसके संग्रहण के लिए उपयोगी है, जिम्मेदार है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से, अब ये बहुत सरल प्रश्न हो गए। विटामिन ई का जो नाम होता है वो क्या होता है? टोकोफेरॉल। क्या होता है? ई मतलब टोकोफेरॉल। अगर आपको याद नहीं है तो कमेंट करके बता देना, 5 मिनट में याद कराऊंगा फिर मैं ये। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा कथन सही है? विटामिन का रक्षात्मक पदार्थ का, विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। तो ये तो मैंने खूब खाई है, विटामिन ए मेरे शरीर में जब कम हो रहा था तो मैं खूब खाया हूं। विटामिन रक्षात्मक पदार्थ होते हैं। हाँ सही भैया, हमारे प्रतिरोधक क्षमता इन्हीं से बढ़ती है। तो आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंट बिना पानी पिए कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, वह ऐसा क्यों कर पाता है? ऐसा क्या होता है उसके शरीर में कि वो ऐसा कर पाए? फटाफट आंसर कीजिए कि ऐसा क्यों कर पाता है। तो कुबड़ में क्या होता है, बहुत सारी जो पानी है वो जमा कर लेता है, लेकिन क्यों कर लेता है? चिकनाई का प्रयोग करके उसके कुबड़ में बहुत सारा पानी स्टोर करके रख लेता है, वो उसी को उपयोग कर लेता है। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? ये फिजिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा सा ऐसे प्रश्न जनरली आने कम बंद हो गए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि आजकल हमारी एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन नहीं आते हैं। केवल और केवल साइंस से मानव संरचना एक टॉपिक दिया हुआ है, विज्ञान की शाखाएं, तो शाखाएं से तो सीधा एक प्रश्न बन जाएगा। मानव शरीर संरचना से एक बहुत जनरल क्वेश्चन बनने वाला है, उसके लिए लोड नहीं लेना है। तो जब रेटिना छोटा होता है तो हम आंखों के दूरदृष्टि वाला रोग हमें शरीर में हो जाता है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है। अब ये देखो, मैंने कहा ना कि रोग से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इन्फ्लुएंजा एक रोग होता है। किससे होता है? इन्फ्लुएंजा जो है वो विषाणु जनित एक रोग है। किससे जनित एक रोग है? विषाणु से होने वाला रोग है। निम्न में से कौन सा संक्रामक बीमारी नहीं है? देखो अब यहाँ वही वैसे ही क्वेश्चन बार बार घूमे जा रहे हैं। तो गल सुआ जो है वो संक्रामक बीमारी नहीं होती है, ये संक्रामक आपको कभी नहीं मिलेगी। बाकी के सारे एड्स होता है, वायरस से छोटी माता भी होती है, ये हर्पीस भी होता है। मैंने जो कोड बना के याद किया है, याद रखिएगा। मिनी माता रोग होता है, पारे की अधिकता से मिनी माता रोग हो जाता है। कैडमियम की अधिकता से आप कमेंट करके बताओ, मैं तो बता चुका हूं। शीशे से हमें क्या हो जाता है? फुफ्फुस धमनी, धमनी फुफ्फुसता हो जाती है। आगे बढ़ो। हीमोफीलिया रोग का कारण क्या है? हीमोफीलिया माने क्या होता है? एक हमारे जो शरीर में अनुवांशिक गड़बड़ी की वजह से होता है, जो पुरुषों में होता है महिलाओं की तरफ से फैलता है। तो कौन सा रोग है ये? याद चलिए फटाफट बताइए कि कैल्शियम पदार्थ की हीमोफीलिया, देखो नाम पढ़ो इसका, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कैसे हो जाता है भैया? तो हीमोफीलिया जो है कैल्शियम की कमी से तो होने वाला रोग है नहीं है, तो ऐसे तो ऑप्शन पहले हटा दिया करो। एंटी हीमोफिलस ग्लोबुलिन नाम का एक जो पदार्थ होता है, वो अनुवांशिक रूप से हमारे शरीर में जब नई पीढ़ी में नहीं पहुंचता तो हीमोफीलिया रोग हो जाता है। एपिलिप्सी रोग का संबंध है। एपिलिप्सी रोग का संबंध किस चीज से भैया बताइए, फटाफट बताइए। एपिलिप्सी जो हमारे शरीर में तंत्रिका नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग होता है, याद रखिएगा। निंद्रा रोग से संबंधित कथन सत्य है, यहाँ प्रोटोजोआ के कारण होता है। आप जब वो एक कोड पढ़ेंगे ना, तो दांत खात खुजली के साथ ये सीसी मक्खी से होने वाला रोग है निंद्रा रोग। तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, यहाँ सीसी मक्खी के कारण के काटने से होता है। लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। लसिका ग्रंथि तो मलेरिया में बढ़ती है, ये आपको याद रखना है। लसिका ग्रंथि काय में बढ़ती है? मलेरिया में बढ़ जाती है। तो आंसर जो है वो सामान्यतः निंद्रा रोग में जब आप सोते हैं तो आपने देखा होगा आपकी आंखों में सूजन आ जाता है, बहुत ज्यादा जो सोते हैं तो वो ग्रंथियों में सूजन की वजह से। तो आंसर होगा ये सभी। लेकिन आप याद रख लेना, मलेरिया से लसिका ग्रंथि बढ़ती है। कोकीन निम्न में से किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? आप चाय पीते हो सब लोग, तो चाय पीने में हम कोकीन उसको हमारे शरीर में प्रवेश करा देते हैं। तो ये इरिथ्रोजाइलॉन नाम का जो पौधा होता है उससे होता है। कॉफीन से कॉफियां मत लगा देना। मार्फिन ऐसे ही नार्कोटिक है, किंतु औषधि विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? मार्फिन का प्रयोग क्यों करने लगे भैया? मार्फिन क्योंकि ये तो ड्रग है, लेकिन फिर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं हम जनरली जो बीमार ऐसी चीजों का, ड्रगों का उपयोग हम दर्द को सहने के लिए करते हैं। तो दर्दनाशक के रूप में मार्फिन का प्रयोग किया जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा कार्सिनोजेनिक होता है? जल्दी से आंसर करो। तंबाकू के धुएं में एक ऐसी चीज होती है जो हमें तुरंत मार सकती है, उसमें इतनी दम होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखना। सिगरेट के धुएं से आदमी कभी मर जाएगा? जब उसको किसी न किसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उसके शरीर में पहुंचा दी जाए। अब देखो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तंबाकू, तो सिगरेट की बात होगी तो आप याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये पाया जाता है इसके तंबाकू के धुएं में। आपका आंसर जो है वो पॉलीसाइक्लिक नहीं, तो याद रख लेना अगर यही सिगरेट होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। कैफीन एक नशीला पदार्थ है जो पाया जाता है। कैफीन काय में पाया जाता है? चाय में पाया जाता है, कॉफी में पाया जाता है, कोको में पाया जाता है। जल्दी से बताओ, चाय में होता है क्या कैफीन? हाँ होता है भैया। कॉफी में भी होता है, कोको में भी। तो कोको के पेदे से ही तो कॉफी निकलती है, तो सभी में पाया जाएगा, फिर तो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अधिक शराब पीने से यकृत की क्षति कहलाती है। यकृत खराब हो जाने को या यकृत के क्रियाशील, देखो यकृत से क्या होता है, हमारे शरीर में रसायनों की फैक्ट्री है ये, तो रसायनों की फैक्ट्री है, अगर हमारे शरीर में रसायन नहीं निकलेंगे तो जो पित्त रस निकलता है वो शरीर में फैल जाएगा और यकृत का पीलिया रोग बन जाएगा। यकृत का क्या हो जाएगा? पीलिया रोग हमारे शरीर में हो जाएगा। नार्कोटिक्स औषधियां क्या है? नार्कोटिक्स औषधियां दर्द निवारक औषधियां। कौन सी औषधियां हैं? दर्द निवारक। तो ये नार्कोटिक्स वाले का जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए आप दर्द निवारक ही आंसर करेंगे। चरस किसका उत्पाद है? जल्दी से बताओ, चरस किसका? अभी ऐसे सोच रहे होंगे कि क्या मैं नशीले पदार्थों की बात कर रहा हूँ। कैनाबिस सैटाइवा जो है इस चरस का वैज्ञानिक नाम होता है और इसी का उत्पाद है कैनाबिस सैटाइवा। कोकीन किसकी पत्तियों से निकलता है? जल्दी से बताओ, कोकीन किस पेड़ की पत्तियों से निकलता है? कोकीन जो है वो एरिथ्रोजाइलॉन की पत्तियों से निकलता है। लोग उसे शॉर्टकट में कोका कह देते हैं या कोको कह देते हैं, लेकिन उसका नाम एरिथ्रोजाइलिन है। निंद्रा को दूर करने के लिए आप लोग चाय पीते हैं, तो वो चाय जो पी जाती है असली में वो किस उद्देश्य से पी जाती है? तो उससे हमारे शरीर में हम किस चीज को डाल देते हैं, बढ़ा देते हैं? तो एम्फीटेमिन नाम का जो पदार्थ है इसकी मात्रा को हम बढ़ा देते हैं, इससे निंद्रा दूर हो जाती है, हमें नींद नहीं आती है। अफीम तथा मार्फिन किसके बिना पके फल के लेक्टस से प्राप्त होती है? जल्दी से आंसर करो कि ये किसके बिना फल से? तो ये पेपेवर सेमिओरिन। थोड़ा सा कठिन हो रहे होंगे प्रश्न, लेकिन मुझे मैंने 200 क्वेश्चन बनाए थे। एक पार्ट में मैंने जो साइंस वाले पार्ट है उसके क्वेश्चन रखे थे, तो उम्मीद है आप सब लोगों का ये पार्ट कंप्लीट रहा होगा। आप सब लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। मैंने कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी कम टाइम में आपको ये क्वेश्चन करा दूं। आज से हम 10 बजे रोज सुबह एमसीक्यूज टेलीग्राम पर आपको पहुंचा देंगे, ताकि आप हमारा जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकें। चलिए, सभी को विशेष रूप से धन्यवाद, विशेष रूप से धन्यवाद।